बीएड बीएससी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मृदा संसाधन संरक्षण, यानी मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है और इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। तो मृदा का अध्ययन करेंगे तो मिट्टी की दो मुख्य समस्याएं पाई जाती हैं। एक मृदा अपरदन है और दूसरा मृदा क्षरण है। मृदा अपरदन का तात्पर्य होता है प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक शक्तियां यानी जल के कारण से, वायु के कारण से या हिमानी के कारण से मिट्टी के एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक जल अपरदन है और दूसरा आता है वायु। जल अपरदन, जब जल के द्वारा मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, जब जल के द्वारा मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जल अपरदन कहा जाता है। जिसके तीन प्रकार हैं, एक परत अपरदन है, दूसरा रील अपरदन और तीसरा आता है अवनालिका। यानी जल अपरदन, जल के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पे चले जाना, निष्कासित हो जाना क्या कहलाता है? जल अपरदन कहलाता है। तीन प्रकार है, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। यानी परत अपरदन किसे कहा जाता है? जैसे ही वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा जो जल धरातल के ऊपरी भाग पर बहता है और वहां पर अगर नग्न चट्टानें पाई जाती है, नग्न चट्टानों से मतलब होता है जिन चट्टानों पर वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता है। तो जैसे ही वहां पे अगर नग्न चट्टानें पाई जाती है तो मिट्टी की पूरी परत एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। मिट्टी किस प्रकार से पूरी की पूरी परत के बहकर जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परत अपरदन कहा जाता है। अर्थात यदि धरातल के ऊपरी भाग से मिट्टी की पूरी परत बहकर चली जाती है तो इस प्रकार के अपरदन को क्या कहा जाता है? परत अपरदन कहा जाता है। दूसरी बात करें अपन रील अपरदन, जैसे ही धरातलीय भाग पर वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण से एक छोटी सी नाली का विकास हो जाता है और इस प्रकार निर्मित छोटी नाली को क्या कहा जाता है? रील अपरदन कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये पाई जाती है, ये वाली नाली आकार में और भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और इस प्रकार से नाली के आकार में बड़ी होने के कारण से निर्मित जो कटाव है उसको क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन कहा जाता है। तो तीन तरह से कटाव लगता है, परत अपरदन, रील अपरदन और तीसरा कौन सा है? अवनालिका अपरदन। राजस्थान में जैसे चंबल नदी के द्वारा सबसे अधिक अवनालिका अपरदन होता है। इसके बाद में आता है वायु अपरदन। ये वाली क्रिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तीव्र गति से जो प्रवाहित पवन है वो अपने साथ में रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है और उड़ाकर ले जाने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपवहन कहा जाता है। जब तीव्र गति से प्रवाहित वायु के द्वारा रेत एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर अगर चली जाती है तो इस प्रकार के अपरदन को क्या कहा जाता है? वायु अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु अपरदन कहा जाता है। दूसरी बात आती है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण का तात्पर्य होता है मिट्टी से पोषक तत्वों का नष्ट हो जाना।
मृदा क्षरण का तात्पर्य क्या होता है? मिट्टी से पोषक तत्वों का नष्ट हो जाना। जब किसी भी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक मात्रा में अगर मिट्टी का दोहन किया जाता है, और जब अत्यधिक मात्रा में मिट्टी का दोहन किया जाता है तो उस मिट्टी से पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब मिट्टी से इस प्रकार पोषक तत्वों के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा क्षरण कहा जाता है। अब बात आती है मृदा संरक्षण के उपाय, यानी कौन कौन से उपाय अपनाएंगे और मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहली बात आती है संरक्षी वृक्षारोपण। यानी संरक्षी वृक्षारोपण को अपनाना चाहिए तथा वनस्पति यानी संरक्षी वृक्षारोपण जिन क्षेत्रों में या तो बंजर भूमि पाई जाती है या नग्न भूमि पाई जाती है जिस पर वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है वहां पे कटाव भी क्या लगता है? अधिक लगता है। अतः ऐसी भूमि जो कि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ रही है उसे संपूर्ण भूमि पर वृक्षारोपण कर देना चाहिए। अगर उसी भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया जाएगा तो जल का वेग कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है वनस्पति आवरण। खेत में थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर पेड़ पौधों की पट्टी लगा देनी चाहिए, फिर जगह छोड़ दें फिर पेड़ पौधों की पट्टी लगा देनी चाहिए, ताकि जल का वेग अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और उस क्षेत्र में कटाव भी क्या लगेगा? कम लगेगा। दूसरी बात आती है, पहला संरक्षी वृक्षारोपण हो गया, दूसरा आता है समोच्च रेखीय जुताई। यानी समोच्च रेखीय जुताई का मतलब होता है ढाल के अनुसार जुताई करनी चाहिए। ढाल के अनुसार जुताई का मतलब जैसे खेत का ढाल इस प्रकार से है और अगर अपनी जुताई भी इसी प्रकार से कर दी तो कटाव क्या लगेगा? अधिक लगेगा। अगर खेत का ढाल इस प्रकार से है और अपन जुताई ऐसे करेंगे तो जैसे ही वर्षा होगी पहले एक नाली में पानी आएगा, फिर दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, चौथी में आएगा, जब तक जल का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो समोच्च रेखीय जुताई का मतलब होता है ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करने से ढाल प्रवणता कम हो जाएगी, जल का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब जल का वेग कम हो जाएगा तो उस क्षेत्र में कटाव भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तीसरी बात आती है वेदिकाकरण। यानी वेदिकाकरण क्या होती है? वेदिकाकरण का तात्पर्य होता है पर्वतीय क्षेत्रों को विभिन्न भागों में बांटते हुए सीढ़ीनुमा खेत का विकास करना। अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के अनुसार सीढ़ीनुमा खेतों का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। और उन क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा अगर खेत का विकास कर दिया जाएगा खेतों का तो अपने आप ही जल का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब जल का वेग कम हो जाएगा तो मृदा कटाव भी क्या होगा? रुक जाएगा। तो वेदिकाकरण को अपनाना चाहिए जिसके अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सीढ़ीनुमा खेत का विकास करना चाहिए। चौथा आता आवरण फसलें। आवरण फसलों का तात्पर्य होता है पड़ती भूमि वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार की फसलों को बोना चाहिए ताकि ऊपर व धरातलीय क्षेत्र पर आवरण फैल जाए, और जैसे ही वहां पर वर्षा हो
उसमें यानी मिट्टी को जकड़ के रखें। अतः मूसला जो जड़ों वाली फसलें होती है, गुच्छेदार जड़ों वाली जो फसलें होती हैं, उनको बोना चाहिए। जिन क्षेत्रों में या तो कोई परती भूमि पाई जाती है या बंजर भूमि पाई जाती है, उसमें इस प्रकार की फसलों को बोना चाहिए कि उन फसलों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे। और जब वो जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखेंगी तो उस क्षेत्र में कटाव अपने आप में क्या लगेगा, कम लगेगा। पांचवा आता है स्थानांतरणशील कृषि पर प्रतिबंध। यानी स्थानांतरणशील कृषि वह कृषि जो कि स्थान परिवर्तन करके की जाती है, क्या कहलाती है, स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। ये वाली कृषि अधिकांश जनजाति विशेष के लोगों के द्वारा की जाती है। और जनजाति विशेष के लोग किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं या फिर बाद में जलाते हैं। जंगलों को काटने या जलाने के बाद में उसकी जो राख होती है उसमें बीज को या तो छिड़क दिया जाता है या बो दिया जाता है। 3 से लेके 5 साल तक वहां पे कृषि कार्य करते हैं। और जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है उसी स्थान को छोड़ दिया जाता है और वहां पर पहले वाली विधि अपनाई जाती है। इस कृषि के लिए सबसे पहले जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है। और जब उस क्षेत्र से जंगलों को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है तो वहां से वनस्पति आवरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अतः पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्योंकि ये तो 1-2 साल कृषि करते हैं फिर भूमि को छोड़ेंगे। अतः वनस्पति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वहां पर कटाव क्या लगता है, अधिक लगता है। इसके बाद में आता है पशु चारण पर नियम। यानी ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करें तो गांव के बाहर वाले जो क्षेत्र होते वहां पे चरागाह भूमि छोड़ी जाती है, लेकिन वर्तमान में उस चरागाह भूमि की अपेक्षा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को अनियंत्रित चराया जाता है। पशु यहां चरते चरते आगे तक चले जाते हैं। स्थिति क्या होगी, उनके खुरों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में मिट्टी का क्या होगा, कटाव लगेगा। और जो नए पेड़ पौधे हैं, नवनिर्मित जिनका जन्म अभी हुआ है, ये पशु उन पेड़ पौधों को भी खा जाते हैं। अतः जिस क्षेत्र में अनियंत्रित पशु चराई की जाती है उस क्षेत्र से धीरे धीरे वनस्पति क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। और अगर उस क्षेत्र से वनस्पति नष्ट हो गई तो फिर बाद में वो बंजर भूमि के रूप में हो जाएगा और वहां पर मिट्टी का कटाव क्या लगेगा, अधिक लगेगा। सातवां आता है अवनालिकाओं पर वृक्षारोपण। यानी जैसे धरातलीय भाग पे कटाव लगना प्रारंभ होता है और कटाव लगने के कारण से जिस नाली का विकास होता है उस नाली को अपन अवनालिका कहते हैं। उस अवनालिका वाले क्षेत्र में या अवनालिका के पास वाले क्षेत्र में अगर वृक्षारोपण कर दिया जाएगा तो इधर वाले भाग पे कटाव नहीं लगेगा। अर्थात किनारे वाले भाग पे जब कटाव नहीं लगेगा तो अवनालिका का फैलाव आगे की ओर नहीं होगा, और जब आगे की ओर नहीं होगा इसका मतलब वहां पर मर्दा कटाव नहीं होगा। तो सीधी सी बात आती है, अवनालिकाओं पर क्या कर देना चाहिए, वृक्षारोपण कर देना चाहिए। क्योंकि यदि अवनालिकाओं पर पेड़ पौधे लगा दिए गए तो पेड़ पौधों की जड़ें जल के वेग को कम कर देती है और उससे कटाव क्या लगेगा, कम लगेगा। इसके बाद में आता है
अवनालिकाओं पर बांध बनना। अवनालिका वाले क्षेत्र पे किसका निर्माण कर देना चाहिए? बांध का निर्माण कर देना चाहिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में नदी वाला क्षेत्र होता है अगर वहां पे बांध का निर्माण कर दिया जाता है तो वहां पर जल का वेग कम हो जाता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर उस जल को आगे धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है, और जब जल का वेग कम हो जाएगा इसका मतलब उस क्षेत्र में कटाव क्या लगेगा? कम लगेगा। अतः जहां भी छोटी मोटी नालियां या अवनालिकाएं पाई जाती है उन क्षेत्रों में क्या कर देना चाहिए? उनपे बांध का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी का कटाव क्या लगेगा? कम लगेगा। अगला आता है बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। यानी जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण से उन क्षेत्रों में अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन क्षेत्रों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। अर्थात उस क्षेत्र में या तो बांध का विकास करना चाहिए या झीलों का विकास करना चाहिए या तालाबों का निर्माण करना चाहिए, ताकि जल का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और मिट्टी का कटाव भी क्या लगेगा? कम लगेगा। अगला आता है सस्यावर्तन। यानी सस्यावर्तन का मतलब होता है अगर अपन कृषि कार्य कर रहे हैं और कृषि कार्य में अगर एक ही फसल को बार बार बो रहे हैं तो उस मिट्टी में विशेष पोषक तत्व की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। विशेष पोषक तत्व का मतलब होता है एक तत्व विशेष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो हमेशा फसलों को फेर बदल कर बोनी चाहिए। अगर अभी किसी खेत में बिना दलहनी फसल है तो उसके बाद में अगले वर्ष या अगले कृषि वर्ष में उस क्षेत्र में दलहनी फसल को बोना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है उसमें गांठें पाई जाती है जिनमें राइजोबियम जीवाणु होता है। अतः फसलों को क्या करना चाहिए? हेर फेर कर बोना चाहिए, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का विकास हो जाता है और उस भूमि में किसी एक तत्व विशेष की कमी नहीं हो पाती। 11वां आता है उर्वरक तथा खाद का प्रयोग। अगर किसी क्षेत्र में वहां की भूमि में उपजाऊ क्षमता कम हो गई है तो फिर बाद में वहां पर क्या करेंगे? उर्वरक का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे। खाद के लिए गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ में उर्वरक के रूप में डीएपी, नाइट्रोजन या फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आता है मृदा की प्रदूषण से रक्षा। अब मिट्टी में अपन क्या करते हैं? कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, पीड़कनाशक का प्रयोग करते हैं। ये धीरे धीरे क्या करते हैं? उस मिट्टी में जमा हो जाते हैं और जमा होने के कारण से मृदा क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। कई बार उद्योगों से निकले पदार्थों को मिट्टी पे छोड़ दिया जाता है, उससे भी मिट्टी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। 13वां आता है भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग। यानी कभी भी जो मिट्टी है उसका उपयोग सबसे प्राथमिकता के आधार पर कृषि कार्य में अधिक होना चाहिए। ये नहीं मकान की जरूरत ही नहीं है, अपन ने बड़ा सारा मकान बना दिया, वो मृदा संसाधन वहां पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अतः जरूरत पड़े तो ही उपयोग करें, नहीं तो नहीं करें। और चौथा आता है भूमि की पुनः जुताई।
भूमि की पुनः क्या कर देनी चाहिए, जुताई कर देनी चाहिए, गहरी जुताई कर देनी चाहिए, ताकि उसमें जो भी कीट है, व्याधियां है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये थे मृदा संसाधन संरक्षण के उपाय। धन्यवाद।